हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी का तीसरा लेक्चर देखेंगे। इसमें हम मेनली जल एवं जल चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जल के गुण, जल का महत्व और जल चक्र। तो हम सभी जानते हैं कि जल जीवन के लिए आवश्यक है और पौधों की वृद्धि के लिए जल एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसके अलावा कोशिका के प्रोटोप्लाज्म के लिए भी जल अत्यंत ही आवश्यक होता है। प्रोटोप्लाज्म के लिए जल का होना आवश्यक है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म और कोशिका के व्यवस्थित संचालन और कोशिका की सुचारू कार्य के लिए जल की बहुत ही ज़रूरत होती है। कोशिका की स्फीति अवस्था को बनाने रखने के लिए ही जल परम आवश्यक होता है। इसके अलावा पौधों में गैसीय आदान प्रदान, क्षारीय या खनिज तत्वों के अभिगमन में जल एक महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य करता है। इसके साथ साथ ही जल पौधों की उपापचयी क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण होता है। जल एक सॉल्वेंट या विलायक का कार्य करता है जिसमें कि अधिकतर पदार्थ घुलनशील होते हैं। कुछ एंजाइम्स जलीय माध्यम में ही कार्य करते हैं और जल अनेक क्रियाओं में भाग लेता है जैसे कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। अब आते हैं हम जल के गुणों पे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जल के भौतिक गुण। तो जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वच्छ एवं पारदर्शी द्रव है। जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस व हिमांक या फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मैक्सिमम 1 होता है जो ताप के साथ परिवर्तनशील होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.99, 10 डिग्री सेल्सियस पर भी 0.997 और 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.99827 होता है। बर्फ का जो घनत्व होता है वो 0.92 होता है और बर्फ के जमने पर या जल के जमने पर इसके आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व कम हो जाने से बर्फ जल की सतह पर तैरने लगती है। जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है
जो अनेक पदार्थों के साथ मिलकर वास्तविक कोलाइडी विलयन बनाता है। जल की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट जो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, जो जलीय वातावरण को स्थिर रखती है। शुद्ध जल ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, कि बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जल में केशकात्वक का गुण होता है, जो अवशोषण में महत्वपूर्ण होता है। जल के अनेक भौतिक व जैविक क्रियाएं जैसे कि विसरण, परासरण और अंतःचूषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं हम जल चक्र पर। तो जल चक्र है क्या? वायुमंडल से जल वर्षा के रूप में जलमंडल व स्थलमंडल पर आता है और स्थलमंडल व जलमंडल से बाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल का निरंतर संचरण स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल में होता रहता है और जल के इस प्रकार के संचरण को जल चक्र कहते हैं। इस चक्र में वर्षा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। हम सबको पता है कि जल ही जीवन है और प्रत्येक वस्तु जल में उत्पन्न हुई है और प्रत्येक वस्तु जल के द्वारा ही जीवित है। जल की सभी जैव मंडलीय प्रक्रमों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और जैव मंडल में जीवों की सभी क्रियाओं में जल एक आवश्यक घटक होता है। प्रत्येक जीव का 70 से 90% भाग जल होता है और जल प्रत्येक जीव की जैविक आवश्यकता है। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल और शेष 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 98% भाग समुद्र, नदी व झीलों के रूप में है और शेष 2% जल अधिकांशतः ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। हमारे घरेलू और उद्योगों में काम आने वाला मीठा जल कुल उपलब्ध जल का 0.27% है, जो कि नदी, तालाब और भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। जैव मंडल में जल वर्षा, बाष्प, ओला व ओस के रूप में मिलता है। वायुमंडल में जल बाष्प के रूप में रहता है और पौधों को बरसात के रूप में प्राप्त होता है। अब जल चक्र में मेनली बरसात के द्वारा जल पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर उपस्थित पौधे जड़ों के द्वारा जल ग्रहण करते हैं
और पौधों की पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वापस से वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में चला जाता है। बादल बनते हैं, फिर उन बादलों से वर्षा होती है और फिर से जल पृथ्वी पर आ जाता है और इस प्रकार से एक चक्र चलता है। यह पूरा चक्र जल चक्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग जल से ढका हुआ है, जो झीलों, नदियों और समुद्रों, महासागरों के रूप में विद्यमान है। इनमें से जल जलवाष्प में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चला जाता है, जहाँ ठंडे होने पर संघनित होकर बरसात, ओले और हिमवृष्टि के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। और पृथ्वी पर इस जल का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है, बहुत ही अल्प मात्रा में वनस्पति द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप वायुमंडल में चला जाता है। शेष जल फिर से नदियों, नालों के द्वारा झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है, और जंतुओं द्वारा लिया गया जल भी उनके शरीर से निकले पसीने व मलमूत्र के रूप में फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल का परिसंचरण पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर निरंतर होता रहता है। जल 2 हाइड्रोजन के अणु व 1 ऑक्सीजन अणु के मिश्रण से बनता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है H2O। वायुमंडल में जल अपनी 3 महत्वपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के रूप में उपस्थित रहता है। नंबर 1 है गैसीय अवस्था, जिसमें जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। दूसरी है ठोस अवस्था, जिसमें बर्फ के रूप में पाया जाता है। और तीसरी द्रव अवस्था, जिसमें जल द्रव या जलीय रूप में पाया जाता है। जल जैव मंडल के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उपलब्धता जल से ही मिलती है। यह सांद्रता निर्धारित करता है, जो जीवों के उपापचय में तत्वों की गति के लिए आवश्यक है। इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जो पृथ्वी पर जो जल है, वह जल जलवाष्प के द्वारा बादल बनाता है, बाष्प ठंडी होती है, पुनः बरसात होती है, और वो पानी फिर से पृथ्वी पर आता है। नदियों, नालों, झीलों, कुछ भाग उसका पृथ्वी के सतही जल के रूप में आता है, कुछ भाग पौधों के द्वारा और जीवों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। पौधे बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पुनः बाष्प के रूप में पौधों को वायुमंडल में पहुंचा देते हैं, जो संघनित होकर के फिर बादल बनाती है। जीव जंतु पसीने मलमूत्र के द्वारा वापस से त्याग देते हैं, जो बाष्प के रूप में फिर वायुमंडल में चला जाता है। बादल बनते हैं, संघनित होते हैं, बरसात होती है। इस तरह से ये प्रक्रम चलता रहता है। अब आते हैं जल चक्र की विशेषता है। क्या विशेषता है प्रॉपर्टी ऑफ वाटर साइकिल? इसमें नंबर 1 है जल का वायु, स्थल और समुद्र के मध्य
और जैविक जीवन और उसके वातावरण के जीव का रूपांतरण एक चक्रीय ढंग में होता है, यह जल चक्र के द्वारा ही पूर्ण होता है। जल चक्र का बहुत बड़ा भाग भूतल व वायुमंडल के वर्षा व वाष्पन के माध्यम से संपन्न होने वाली विनिमय पर आधारित होता है। जल चक्र द्वारा वर्षा व वाष्प के सापेक्ष आंकड़ों के आधार पर उस स्थान की पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना और कार्य का उचित विवरण जाना जा सकता है। यानी कि किसी स्थान पर वाष्प और वहाँ होने वाली बरसात के आधार पर उस इकोसिस्टम का हम संरचना और कार्य को जान सकते हैं। जल चक्र से वाष्पन, अवक्षेपण, बाष्पोत्सर्जन, बादल बनना आदि क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जल चक्र के माध्यम से ही जल का संचरण पृथ्वी से वायुमंडल व वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर निरंतर बना रहता है। इस प्रकार से जल चक्र निरंतर चलता रहता है। जो जल चक्र है यह दो प्रकार का होता है मेनली। एक है भूमंडलीय जल चक्र या ग्लोबल वाटर साइकिल और दूसरा है जैवीय जल चक्र या बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। भूमंडलीय जो जल चक्र है, भूमंडलीय जल चक्र में इसमें जैव मंडल पर उपलब्ध जल का 95% भाग पृथ्वी पर चट्टानों के मध्य स्थित है और 5% जल ही सिर्फ जल प्रक्रम में भाग लेता है। इस 5% जल का 97.2% समुद्र में, 2.12% ध्रुवों पर और 0.62% भूतल जल और 0.03% अलवणीय झीलें यानी कि जो मीठे पानी की झीलें हैं, नदियों व तालाबों में पाया जाता है। अर्थात जल की बहुत अधिक मात्रा नाले में बंद है। भूमि के भीतर जल स्थायी बर्फ के रूप में उपलब्ध होता है। दूसरा है जैवीय जल चक्र या बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। सजीव जल चक्र से जल ग्रहण करते हैं, वैसे भूमंडलीय जल चक्र को लौटा देते हैं। इसके अंतर्गत सजीवों द्वारा विभिन्न माध्यमों से जल ग्रहण किया जाता है, उनके द्वारा पुनः जल चक्र में संचलित कर दिया जाता है। अतः यह चक्र भूमंडलीय जल चक्र का एक हिस्सा मात्र है जो जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जल की प्रॉपर्टी, जल चक्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मेनली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, प्रकाश की तीव्रता, फोटो पीरियोडिज्म, PAR यानी कि फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।